अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टार्ट किया था और उसकी कुछ जो बेसिक कंडीशंस और कुछ एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। रिमेनिंग इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें और उसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब तक हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड की कंडीशन या कंसिडरेशंस, उसके एलिमेंट्स में से एक्सपेरिमेंटल, लेबॉर्ट्री, सब्जेक्ट्स, हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो इसके एक एलिमेंट में भी शामिल है वो है जी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है जी, और कंडीशंस और ग्रुप्स। जैसे कि हमने इसकी उसमें डिस्कस किया था कंडीशंस के अंदर जो इसके लिए शराइत थी एक्सपेरिमेंटल मेथड की, उनमें ये एक शर्त थी कि इसमें कम से कम 2 ग्रुप्स या 2 कंडीशंस ज़रूर हों जिनको बाद में कंपेयर करके रिजल्ट्स ड्रॉ किए जा सकें। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और कंडीशन इन एन एक्सपेरिमेंट सो दैट वी कैन कंपेयर दोज ग्रुप्स और कंडीशंस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, नताइज निकालने के लिए, ताकि हम उन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर कर सकें। इसलिए 2 ग्रुप्स या कंडीशंस का होना ज़रूरी है। इन 2 ग्रुप्स या 2 कंडीशंस को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंडीशन और कंट्रोल्ड ग्रुप और कंडीशन, ठीक है जी, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी कह सकते हैं, कंट्रोल ग्रुप भी कह सकते हैं और कंट्रोल्ड कंडीशन भी कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंडीशन मीन्स और रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स which receives independent variable या upon which the independent variable is applied is called experimental or group और experimental condition। जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई किया जाता है, जिस दवाई को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं या जिस मेथड को या जिस भी चीज़ को टेस्ट करना चाह रहे हैं, एक ग्रुप पर वो अप्लाई करते हैं, दूसरे पर नहीं करते। जिस पर करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कहलाएगी। एंड द ग्रुप और कंडीशन अपॉन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट अप्लाइड इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ग्रुप और कंट्रोल कंडीशन। जिस पर हम वो नहीं अप्लाई करते इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल कंडीशन कहते हैं, ठीक है जी। अब हम इसे कंट्रोल ग्रुप भी कह रहे हैं और कंडीशन भी कह रहे हैं। ग्रुप तो बड़ा ऑब्वियस है कि 2 जब ग्रुप बना ली जाए तो एक ग्रुप जिस पर अप्लाई किया और एक पर नहीं अप्लाई किया, तो जिस पर अप्लाई किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इस पर नहीं किया वो कंट्रोल ग्रुप है। लेकिन कंडीशन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि हमने इससे पहले केस स्टडी मेथड में सिंगल केस एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक डिज़ाइन ऐसा भी है जिसमें 2 ग्रुप्स नहीं बनाए जाते, ग्रुप एक ही होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे अगला जो हमारा हेडिंग है वो यही एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। उसमें एक डिज़ाइन ऐसा भी जिसमें एक ही ग्रुप होता है, लेकिन हमें उसमें चाहिए अब कंपेरेबल सिचुएशंस चाहिए। ये 2 ग्रुप होने चाहिए थे, 2 ग्रुप तो नहीं है अब, तो अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं। उस ग्रुप पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करने से पहले वाली कंडीशन और उस ग्रुप पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करने से बाद वाली कंडीशन। तो अब हम इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर कर लेंगे। 2 ग्रुप्स तो नहीं है, 2 कंडीशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कह सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी, और कंट्रोल ग्रुप और कंट्रोल कंडीशन। जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या कंडीशन है, जिस पर नहीं होता वो कंट्रोल ग्रुप और या कंडीशन है, ठीक है जी। इसके बाद है जी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। अब सिंपली ऐसा नहीं होता, जैसे भी लास्ट हमने इसमें डिस्कस किया है कि एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन सिर्फ ही नहीं होता कि 2 ग्रुप बना दी जाए, दैट्स इट। एक्सपेरिमेंट सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। अभी हमने ये भी जिक्र किया है कि एक ग्रुप भी हो सकता है और उस पर 2 कंडीशंस बनाई जा सकती हैं, पहले वाली बाद वाली। इस तरह के इन्हें हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कहते हैं। इस तरह के 4 बेसिक डिज़ाइन जो हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 उसे हम कहते हैं विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, नंबर 2 बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन, नंबर 3 मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन एंड नंबर 4 फैक्टोरियल डिज़ाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं विद इन सब्जेक्ट्स डिज़ाइन। सेम ही सब्जेक्ट्स के अंदर डिज़ाइन बनना, दैट मीन्स इफ द सेम सब्जेक्ट्स आर द मेंबर्स ऑफ बोथ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड द कंट्रोल कंडीशन, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। जब सेम सब्जेक्ट्स वही लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी हिस्सा हों और कंट्रोल ग्रुप का भी हिस्सा हों, दोनों ग्रुप्स में सेम ही लोग हों, यानी एक ही ग्रुप होता है बेसिकली, वही पहले कंट्रोल ग्रुप होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करने के बाद वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन जाता है, ठीक है जी। इस तरह का जो डिज़ाइन है उसे हम विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन कहते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स आर द मेंबर ऑफ बोथ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप,
दोनों ग्रुपों में सेम ही मेंबर है, यानी बेसिकली अगर कहा जाए तो एक ही ग्रुप है। पहले वही कंट्रोल कंडीशन बन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करने से पहले, और बाद में वही ग्रुप जब उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई कर दिया जाता है वही ग्रुप फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन जाता है, फिर उसको असेस कर लिया जाता है और पहले वाली कंडीशन को बाद वाली कंडीशन से कंपेयर करके देख लिया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फ़र्क उसका असर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। सेकेंड है जी बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। ये वही है जिसका जिक्र हम जो कॉमन सेंस से आमतौर पर हमें समझ आता है। इफ़ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन बोथ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप। अगर तो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अलहदा हो, कंट्रोल ग्रुप अलहदा हो, यानी दो ग्रुप हों, तो इसे हम बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन कहते हैं। व्हेन टू सेपरेट और टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर मेड एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट, दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। दो अलग-अलग ग्रुप, एक ग्रुप वो जिस पर अप्लाई करेंगे अपनी जो भी चीज़ को जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो दूसरा ग्रुप इस पर नहीं करते, हम अपना वेरिएबल अप्लाई नहीं करते। तो सिंपली जो हम कॉमन सेंस में यूज़ करते हैं वो बेसिकली बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन होता है। इसमें दो अलग-अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, सिंपली दोनों में अलग-अलग मेंबर डिफरेंट मेंबर होते हैं। अब लॉजिक दोनों की अपनी अपनी है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी कि ऐसा करना कब कब ज़रूरी होता है, बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन क्यों यूज़ किया जाता है, विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन क्यों यूज़ किया जाता है। इसको अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो हम लाइव सेशन के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। और थर्ड जो डिज़ाइन है दैट इज़ मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन। मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन नाम से जाहिर है, ज़रूरी नहीं होता ग्रुप एक हो या दो हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। If more than two groups are used as experimental and control group or in a research study, this research study or this experimental design is called multiple group design। मिसाल के तौर पर हम देखना चाहते हैं कि एक दवाई है उसके मुख्तलिफ डोजेज़ का कितना फ़र्क होता है। एक को हमने 3 ग्रुप बना लिए, एक को 2 फ़र्ज़ किया कि हमने 250 mg दे दिए, एक को 500 mg दे दिए, एक को 1000 mg दे दिए, तो तीनों का डिफरेंट हम वो देखना चाहते हैं। और बेशक चौथा ग्रुप भी हो कंपेयर करने के लिए जिसको मेडिसिन दी ना गई हो। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट हो सकती है स्टडी की कि उसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस को हमने अगर कंपेयर करना हो तो इस तरह के जो डिज़ाइनों से हम मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है जी। व्हेन मोर देन 2 ग्रुप्स आर यूज्ड इन अ रिसर्च स्टडी, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है जी। फोर्थ टाइप है जी फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन वो ग्रुप्स के एतबार से नहीं बनता, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के एतबार से बनता है। When 2 or more variables are assessed or used, 2 or more independent variables, sorry, when 2 or more independent variables are applied in a single study, this experimental design is called factorial design। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ को चेक करें एक एक्सपेरिमेंट में। मॉडर्न मेथड्स ऐसे आ चुके हैं कि 2-3 चीज़ों का इकट्ठा इफेक्ट भी देखा जा सकता है। ऐसा करना असल में तब मजबूरी बन जाता है कि हम देखना चाहते हैं नींद का असर हाफजे पर, लेकिन नींद के साथ हमारा एटीट्यूड, मूड, इस तरह की चीज़ें ना चाहते हुए भी असरअंदाज हो जाती हैं स्टडी पर। इसके लिए इसका सोल्यूशन के तौर पे निकाला गया है कि आप सिर्फ फिर नींद का ही असर ना देखें, नींद के साथ आप मूड भी, दोनों का इकट्ठा असर देख लें। बाद में स्टैट्स के ऐसे मेथड्स मौजूद हैं जिसमें ये सेपरेट किया जा सकता है कि नींद का कितने % इफेक्ट है, मूड का कितने % इफेक्ट है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ले लिया जाता है। बाद में फिर आसानी से उसको हम आसानी से तो नहीं मैं कह सकते, लेकिन स्टैट्स के ऐसे मेथड्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए दोनों के इफेक्ट को अलग-अलग उनकी पैमाइश की जा सकती है, मेजर किया जा सकता है कि किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना इफेक्ट हो। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर असेस किए जाएँ या अप्लाई किया जाए तो उसे हम फैक्टोरियल डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे इसका पहला मेजर जो एडवांटेज है वो ये है, द एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव डाटा थ्रू विच वी कैन यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, सो एंड द रिजल्ट्स वुड बी मोर वैलिड एंड रिलायबल। हम क्योंकि जो इसके ज़रिए डाटा आता है वो क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। ठीक है जी।
नंबर्स की फॉर्म में होगा, तो जब नंबर्स में होता है तो उसको फिर हम उस पर मैथ, स्टैट, इनके मेथड्स अप्लाई करके उसको वैलिडेट कर सकते हैं, उसको वैल्यूएट कर सकते हैं, उसको उसमें से ज़्यादा मौसर जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। कॉमन सेंस में भी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा हो किसी बात को सपोर्ट करने के लिए तो वो बात ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। तो क्योंकि इसमें डाटा मिलता है और वो एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा जितना होगा उतनी वो चीज़ रिलायबल होती जाएगी। इसलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो उसका क्वांटिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव एनालिसिस थ्रू स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मेथड्स है। ठीक है जी। इससे पहले जो मेथड्स है उसमें रिसर्चर की अपनी जो राय है वो बहुत असरअंदाज होती है, उसको कोई चीज़ पसंद है, ना पसंद है, एनवायरनमेंट कैसा है, इस तरह की कई फैक्टर्स हैं। और इंडियन जो वो रिजल्ट भी निकालता है उसकी वो पर्सनल एनालिसिस ज़्यादा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा इतना ज़्यादा नहीं होता उसमें। ठीक है जी। दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड एक ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसमें टू दी पॉइंट बातें होती हैं, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, फालतू बातें नहीं होती। इसकी वजह से रिसर्चर्स बायस जो होता है, रिसर्चर की तरफदारी, पसंद नापसंद, वो असरअंदाज नहीं होता रिजल्ट्स पर। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए इसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। जब हम जो रिज़ल्ट्स हैं वो यूनिफॉर्म किस्म के रिज़ल्ट्स आएँ, लोगों के उनके मूड और रवैये और मर्जी उस पर उतनी असरअंदाज ना हो, फैक्ट तक हम पहुँच सकें डाटा की मदद से। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ऑब्जेक्टिव किस्म का डाटा इसमें मिलता है हमें, और इसका जिसकी वजह से रिसर्चर्स बायस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये प्योरली साइंटिफिक मेथडोलॉजी, जिसको साइंस सबसे ज़्यादा पसंद करती है जिस तरीकाकार को, उस पर ये मेथड बनाया गया उस तरीके से, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसलिए ये साइंस का जो मानने वाला होगा वो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल मेथड को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल मानेगा। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसमें रिसर्चर्स का रिसर्च सेटिंग्स पर काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, सब कुछ वो अपनी मर्जी से लैब में कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से रिजल्ट जो है वो ज़्यादा, उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, रिजल्ट बड़े कंसिस्टेंट आते हैं और वाकई हम उसी चीज़ को असेस कर रहे होते हैं जिसका असेस करने का इरादा किया होता है। ठीक है जी। तो इस वजह से एक ये भी इसका बड़ा एडवांटेज है कि इसमें जो रिसर्चर है वो रिसर्च सेटिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। इस वजह से रिजल्ट जो हमारे काफ़ी हद तक वो रिलायबल और वैलिड होते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो फ़िलहाल फौरी तौर पे मेरे इसके ज़हन में कोई और मज़ीद एडवांटेज नहीं आ रहे, जैसे जैसे आते हैं मैं कुछ में साथ साथ बताता जाता हूँ। कुछ डिसएडवांटेजेस का साथ जिक्र कर लेते हैं, हमें भी तब तक मेरे जहन में इसके कुछ एडवांटेजेस भी आ जाएँ। ठीक है जी। एक इसका डिसएडवांटेज सबसे मेजर तो ये है कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, लैब चाहिए, सब्जेक्ट्स इवन जिनको रिसर्च में हमने शामिल करना होता है वो भी अक्सर हमें उनको पैसे दे के साथ बुलाना पड़ता है कि आप हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, लैब चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बहुत सारे इसके खर्चे हैं, एक्सपेंसिव मेथड है। दूसरा इसका अगर एक डिसएडवांटेज कहें तो इसमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है, लैब के अंदर लोग आकर एक अननेचुरल इन्वायरमेंट है, तो लोग अपनी जो ओरिजिनल बिहेवियर, ओरिजिनल पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी में तो क्योंकि बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, पर्सनैलिटी इनको ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो साइकोलॉजी के अतबार से थोड़ा सा इसमें ये ख़ास तौर पे प्रॉब्लम आती है कि लोग अपना नेचुरल जो एटीट्यूड या पर्सनैलिटी या बिहेवियर है वो नहीं शो करते, आर्टिफिशियल सा इन्वायरमेंट होता है, लोग फिर कॉशियस होते हैं, उसी तरह के आंसर्स देते हैं। अननेचुरल इन्वायरमेंट इसका होना एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। तीसरा इसके लिए एक स्पेशलिस्ट एक्सपेरिमेंटर चाहिए, तो ये इसका खामी इस अंदाज में कि अगर एक्सपेरिमेंटर में भी अगर वो इतना स्किलफुल नहीं है तो रिजल्ट्स पर असरअंदाज हो सकता है, मसला हो सकता है उसके रिजल्ट्स में। ठीक है जी। इसके अलावा हम जितनी भी कोशिश कर लें, तमाम एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशंस हैं उनको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ असरअंदाज हो रहा होता है, हीट, साउंड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको सभी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब आप एक ह्यूमन की मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये एक इसमें एक फ्लॉ है कि ये दावा तो करता है कि हम मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को कंट्रोल करते हैं, सिर्फ उसी चीज़ का असर डलने देते हैं जिसको हम चेक कर रहे हैं, उसका असर साफ पता चलता है कि अगर सिचुएशन में कोई फ़र्क आया तो इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया और किसी वजह से नहीं आया, लेकिन बहुत से एक्सट्रीनियस वेरिएबल असरअंदाज हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं किसी की, फीलिंग्स हैं, मिसाल के तौर पर हम किसी की मेमोरी को चेक करना चाह रहे हैं
उसमें नींद का असर चेक करना चाह रहे हैं मेमोरी पर, अच्छी नींद से मेमोरी बेहतर होती है, हमारा ये हाइपोथेसिस है। मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के उनको मुख्तलिफ ड्यूरेशन की स्लीप टाइम हम देते हैं, बाद में उनकी मेमोरी को चेक करते हैं। मे बी कि जिसको कम टाइम दिया सोने के लिए उसका मेमोरी का रिजल्ट बज़ाहिर बुरा आया है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो परेशान हो किसी वजह से, ज़िंदगी में किसी वजह से बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, डिप्रेस्ड हो, कोई इस तरह के इंटरनल उसके जो मूड्स वगैरह हैं, मूड स्विंग्स हैं, उनको रिसर्चर चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में दावा तो करता है ये मेथड भी और रिसर्चर भी कि मैं तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करता हूँ, लेकिन बहरहाल तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करना पॉसिबल होता नहीं है बहरहाल। हालांकि इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है रिसर्चर का रिसर्च सेटिंग्स पर। ये इसका एक एडवांटेज भी है कि रिसर्चर का काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, तो वो रिलायबल वैलिड रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से इंटरनल जो कंडीशंस होती हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। एडवांटेज मुझे याद आ गया कि ये एक मॉडर्न मेथड है जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसमें इंट्रोस्पेक्शन एक्सट्रोस्पेक्शन दोनों ही यूज़ होते हैं। इंट्रोस्पेक्शन जिस पर हम तजुर्बा कर रहे हैं वो अपने बारे में खुद बताता है, और एक्सट्रोस्पेक्शन रिसर्चर भी उसको देख रहा होता है। तो इसमें तमाम एस्पेक्ट्स जो उनसे वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, लोगों की अपनी राय भी और हम जो उनको असेस कर रहे हैं वो भी शामिल हो जाता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि इसमें कोशिश की जाती है तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने की, हर लिहाज से मालूमात लेने की। और इसका एक एडवांटेज ये है कि ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है सभी पर, छोटे बच्चों पर, बूढ़ों पर, इवन मतलब एनिमल्स पर, किसी पर भी रिसर्च करनी हो एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई किया जा सकता है। केस स्टडी या इवन मतलब जो स्पेशली इंटरव्यू मेथड, वो इंटरव्यू मेथड ऐसे लोगों पर कंडक्ट किया ही नहीं जा सकता जो बहुत छोटे हों, बहुत बड़े हों, ज़हनी मजूर हों वगैरह वगैरह। तो ये इसकी हर मेथड की कोई ना कोई इस तरह की लिमिटेशन होती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड इस लिहाज से बड़ा इसका स्कोप है कि ये हर तरह के सब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये इसके एक दो और एडवांटेजेस हैं। बाकी इसके डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिए कि कॉस्टली मेथड है, तमाम सेटिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इंटरनल फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। और जो है कॉस्टली मेथड है। ठीक है जी। और कॉस्टली होने का अननेचुरल इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है, नेचुरल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है जी। इस तरह के कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस बड़े, उनको साइंस बहुत इंपॉर्टेंस देती है। तो जो साइंस का बंदा होगा सबसे ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंटल मेथड पर ट्रस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सर्वे मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।